अपने रिटेल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के बाद रिटेलर जो है वो प्राइस पॉलिसी के ब्रॉडर फ्रेमवर्क के ऊपर आता है, ताकि वो जो क्या चॉइसेस अवेलेबल हैं उसके पास प्राइस पॉलिसी की, वो उसको इवेल्युएट कर सके। तो हमारे सामने वो तमाम चॉइसेस हैं जिससे ये पता लगेगा कि रिटेलर को के पास क्या है कस्टमर को ऑफर करने के लिए, क्या क्या ब्रॉडर फ्रेमवर्क है उसके पास प्राइस के पर्सपेक्टिव में, प्राइस पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में, ताकि वो प्राइसिंग के डिसीजन को ले सके और अपनी रिटेल प्राइस स्ट्रैटेजी को प्रॉपर तरीके से डेवलप कर सके। तो सबसे पहले उसको क्या देखना है? सबसे पहले रिटेलर को देखना है कि क्या जो वो प्राइसिंग ऑफर करने जा रहा है वो इन लाइन विद द कंपटीशन होगी, कंसिस्टेंट विद द कंपटीशन होगी, या वो कंपटीशन से ज्यादा होगी, या वो कंपेटिटर से कम होगी। सो तीनों सूरतों के अंदर उसको ये पहले आइडेंटिफाई करना है कि आइदर आई वुड बी +5% than the competition, I would be -5% than from the competition, or I will be in line with the pricing offered by the competition. तो ये पहली बात रिटेलर को इवेल्युएट करनी है और फिर उसके बाद उसने इसको लॉक करना है फ्रेमवर्क को, ताकि आगे फॉरवर्ड जो सके, आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सके। फिर उसके बाद जो रिटेलर को पॉइंट जहन में रखना है वो ये है, ऑल आइटम्स विल बी प्राइस्ड इंडिपेंडेंटली और prices for all items will be interrelated to maintain image and ensure proper markups. Most of the cases के अंदर ऐसा भी ऑब्जर्व किया जाता है कि रिटेलर को यह देखना पड़ता है कि मुझे तमाम प्राइसिंग को इंडिपेंडेंटली लेके चलना है या मुझे प्राइसेस को एक फ्रेमवर्क के अंदर, एक पैरामीटर के ऊपर लेके चलना है, ताकि मैं अपने इमेज को, अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर सकूं, अपने स्टेटस को। तो कस्टमर को ये अंडरस्टैंड करना है कि ये प्राइसिंग यहाँ पर विद एक्सेलेंट प्राइसेस है स्टोर के अंदर, इस स्टोर के ऊपर प्राइसेस बहुत हाई हैं, इस स्टोर के ऊपर प्राइसेस बहुत लो हैं। तो आपने डिसाइड करना है एज ए रिटेलर कि मेरे पास जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं वो इंडिपेंडेंटली प्राइस्ड होंगी या उनके दरमियान कोई हमने रिलेशनशिप रख के एक स्टैंडर्डाइजेशन रखनी है कि हमारे पास ऑल प्राइसेस वुड बी लाइक दिस। तो रिटेलर को ये दूसरा पर्सपेक्टिव अपने पास जहन में रखना है। जो तीसरा प्राइस पर्सपेक्टिव रीटर को प्राइस के हवाले से अपने पास कंसिडरेशन में रखना है वो प्राइस लीडरशिप के हवाले से वो ये है कि क्या कंपेटिटर को फॉलो करेंगे आप या कंपटीशन आपको फॉलो करेगा, क्या आप किसी को भी फॉलो नहीं करेंगे और आप अपनी प्राइसिंग के ऊपर चलते रहेंगे। नॉर्मली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि रिटेलर ये करता है कि वो एज पर हिज स्ट्रैटेजी कि वो या तो डिसाइड करता है कि मैं प्राइस लीडरशिप लूंगा फ्रॉम आवर कंपटीशन, सो आई वुड बी द वन एज ए रिटेलर हु विल डिसाइड द मार्केट प्राइस एंड रेस्ट एवरीवन विल फॉलो। दिस इज नंबर 1 अप्रोच। नंबर 2 अप्रोच ये है कि आई विल फॉलो व्हाटसोएवर इज बीन डन, प्राइस चेंजेस हैज बीन मेड बाय द कंपेटिटर। तो इस केस के अंदर आप प्राइस लीडरशिप पोजीशन के बजाय प्राइस फॉलोशिप पोजीशन के ऊपर आ गए हैं। और तीसरा सिनेरियो के अंदर आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली यू आर मेकिंग योर ओन प्राइसेस। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के कंपटीशन की क्या प्राइस है, यू हैव योर ओन प्राइसेस। नॉर्मली दिस इज नॉर्मली नॉट अ वेल रिकमेंडेड अप्रोच कि आप अपनी इंडिपेंडेंट प्राइसेस को फॉलो करते रहें विदाउट knowing, without understanding or without reacting to the competition prices. फिर जो लास्ट पाथ जो प्राइस पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट रहेंगी, कंसिस्टेंट रहेंगी ओवर अ पीरियड ऑफ, फॉर एग्जांपल ओवर अ पीरियड ऑफ सीजन, ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months, over a period of 1 month, over a period of week, over a period of 14 days. So whatsoever is the period, वो प्राइसेस फिक्स रहेंगी या प्राइसेस में चेंज आता रहेगा, सीजनैलिटी बेसिस पे चेंज होंगी या उसमें चेंज नहीं होंगी। तो आपको इस बात को भी डिसाइड करना है और एज ए रिटेलर डिफाइन करना है कि अपने ब्रॉडर प्राइस पॉलिसी के अंदर कि मुझे क्या अप्रोच लेके चलनी है आगे प्रोसीड करने के लिए, आगे फॉलो करने के लिए। फिर इसी तरीके से इन सारी बातों के ऊपर रिटेलर अपनी प्राइस स्ट्रैटेजी की फॉर्मेशन के ऊपर आता है। तो उसके पास 3 तरीके से ऑप्शंस नजर आती हैं।
डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग के ऊपर की बात है, फिर हम बात करते हैं कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग की, और फिर हम बात करते हैं कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग की। मैं स्टार्ट करता हूं लास्ट से, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें इस बात को कि जो सबसे पहले बात जिसके ऊपर आपको रिएक्ट करना है दैट इज कंपटीशन। तो कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है कि जहां पर वाइल कीपिंग इन कंसिडरेशन योर कंपटीशन यू मेक योर प्राइस, और बाय एस्टिमेटिंग और बाय मेकिंग अ फोरकास्ट ऑफ द प्राइसिंग जो कस्टमर करने जा रहा है उसकी बेसिस के ऊपर, एस्टिमेशन के ऊपर यू चेंज योर प्राइसिंग। फॉर एग्जाम्पल एज ए रिटेलर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लेट्स से इस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर द कंपटीशन इज गोइंग टू रिएक्ट एंड विल रिड्यूस प्राइस बाय 20%, and on the basis of this analysis, on the basis of this working, you reduce your pricing accordingly. So this approach is competition oriented approach. The approach can be proactive, the approach can be reactive, but in this scenario where you are following the competition, the approach is considered as a competition oriented approach. दूसरी approach हमारे पास cost oriented approach है। तो if the cost of the product, for example, is less, you can have less prices. If the cost of the product is more, you can have more price. Or if the product is costly and the product is only with you, you can have your own price. तो अगर the price base is the cost of the product, इस सूरत में you don't consider the competition you take competition into consideration. आप कहते हैं कि मैं कॉस्ट मेरी जो आ रही है मैं उसकी बेसिस पे प्राइस सेट करूंगा, तो अल्टीमेटली कि आप कॉस्ट ओरिएंटेड अप्रोच की बात करते हैं। जब हम फर्स्ट की बात करते हैं विच इज डिमांड ओरिएंटेड अप्रोच, तो बड़ा क्लियर है डिमांड ओरिएंटेड अप्रोच क्या है। उसके लिए मैं अगर आपको थोड़ा और डिटेल में लेके जाता हूं तो दिस विल रियली हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कि डिमांड ओरिएंटेड अप्रोच क्या है। डिमांड ओरिएंटेड अप्रोच की अगर हम बात करते हैं, डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग की बात करते हैं, तो एक्चुअली इट इज ऑल्सो अबाउट साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। एक तो कस्टमर की क्या डिमांड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की और उसकी बेसिस के ऊपर यू डिसाइड द प्राइस। सेकंड इज अबाउट द साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जिनकी प्राइसेस साइकोलॉजिकली इज इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर एंड कस्टमर नोज अबाउट देम। फॉर एग्जांपल वो पेप्सी की या कोक की जो प्राइस है वो एक ओपन सीक्रेट है जो कि कस्टमर को पता है, शायद एक बच्चे को भी पता हो, तो वहां पर यू कैन नॉट हैव मोर प्राइसिंग। तो साइकोलॉजिकल आर्टिकल्स एंड देन साइकोलॉजिकल प्राइसिंग ऑफ दीज साइकोलॉजिकल आर्टिकल्स इज वन ऑफ दी की एट्रीब्यूट इन डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग। इसके दो मेजर कंपोनेंट हैं, वन इज प्राइस क्वालिटी एसोसिएशन। सो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन हैव द प्रोडक्ट प्राइस as per the quality of the product, and then you can have the high quality product with the high price, you can have the medium quality product or average quality product with the average price, and you can have the low quality product with the low price. But you can have for it is option of the retailer कि वो इस low quality product के ऊपर जाता है कि नहीं जाता, because ultimately it will impact the image of the retailer. और फिर prestige pricing की बात है कि normally कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, कुछ कैटेगरी के ऊपर देयर इज अ प्रेस्टीज अवेलेबल दैट इट इज विद यू ओनली, तो यू आर द ओनली वन हु इज हैविंग दिस प्रोडक्ट, तो यू कैन हैव योर प्राइस अकॉर्डिंगली। तो डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग के अंदर इट इज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, द एसोसिएशन बिटवीन क्वालिटी एंड प्राइस एंड देन द प्रेस्टीज फैक्टर, ऑल कीप इनटू कंसिडरेशन हमारे पास प्राइस की चॉइसेस के हवाले से। तो कस्टमर के पास, रिटेलर के पास तीन तरह की बातें थी। मैंने कहा डिमांड ओरिएंटेशन है, उसके पास कॉस्ट ओरिएंटेशन थी और उसके पास कंपटीशन ओरिएंटेशन थी, एंड देन द रिटेलर हैज टू डिसाइड वन आउट ऑफ दीज थ्री आगे प्रोसीड करने के लिए, नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने के लिए, अपनी प्राइस स्ट्रैटेजी को लॉक करने के लिए।